महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, कब होगा इसका अंत। स्वागत है आपका मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल में। आज हम बताते हैं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और इसके अंत के बारे में। कैसे इसका अंत किया जा सकता है, समाज में कैसे सुधार किए जा सकते हैं। झूठ नहीं बोलेंगी हवाएं, झूठ नहीं बोलेगा पर्वत शिखरों पर। बची हुई थोड़ी सी बर्फ, झूठ नहीं बोलेंगे चिनारों के शर्मिंदा पत्ते, उनसे ही पूछो। सुमित्रा के मुंह में चीथड़े ठूंस कर उसे कहाँ तक घसीटते ले गईं, उनकी जीभ उनके पीछे बांधकर। स्त्रियों के साथ होने वाले जघन्य अपराधों को इंगित करती हैं ये पंक्तियां, रूह को कपा देने वाली हैं। हालांकि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समस्या कोई नहीं है। भारतीय समाज में महिलाओं एक लंबे समय से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही हैं। हमारी विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में काफी योगदान दिया है। इनमें से कुछ व्यवहारिक रिवाज आज भी व्याप्त हैं। आज महिलाएं एक तरफ सफलता के नए नए आयाम गढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई महिलाएं जघन्य हिंसा और अपराध का शिकार हो रही हैं। उनको पीटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको जला दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि आखिर वे कौन सी महिलाएं हैं जिनके साथ हिंसा होती है, या उनके साथ हिंसा करने वाले लोग कौन हैं, हिंसा का मूल कारण क्या है और इसे खत्म कैसे किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, हम में से अधिकांश लोग कभी भी इन प्रश्नों का विचार नहीं करते हैं। इसके विपरीत हम जब भी किसी महिला के साथ हिंसा की खबर देखते हैं या सुनते हैं, तो उस हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय अपने घर की महिलाओं, बहनों और बेटियों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा देते हैं, जो स्वयं एक प्रकार की हिंसा ही है। इन्हीं सब कारणों के चलते संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की प्रकृति। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है: आपराधिक हिंसा जैसे बलात्कार, अपहरण, हत्या; घरेलू हिंसा जैसे दहेज संबंधी हिंसा, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवा और वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार; सामाजिक हिंसा जैसे पत्नी, पुत्रवधू को मादा भ्रूण की हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़, संपत्ति में महिलाओं को हिंसा देने से इनकार करना, अल्पवयस्क विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, पुत्रवधू को और अधिक दहेज के लिए सताना, साइबर उत्पीड़न आदि। आइए घरेलू दायरों और साथ ही साथ समाज में महिलाओं के साथ होने वाले कुछ अपराधों पर नजर डालें। घरेलू हिंसा सभ्य समाज का एक कड़वा सच है। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत साल 2021 में केवल 507 मामले दर्ज किए गए, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामलों में से 0.1% हैं, जबकि वास्तविकता में यह संख्या कई गुना अधिक है। इसमें महिलाओं को लैंगिक, शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती हैं। अधिकांश मामले में घरेलू हिंसा पति द्वारा पत्नी या ससुराल वालों के द्वारा बहू को शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के रूप में नजर आती हैं, और महिलाएं इसे अपना भाग्य समझकर सहती रहती हैं। इस हिंसा को सहने का एक कारण यह भी है कि हमारे भारतीय समाज में शादी के पहले से ही लड़की के दिमाग में यह बात बैठा दी जाती है कि एक बार पिता के घर से डेली उठने के बाद पति के घर से ही अर्थी उठनी चाहिए। यानी शादी के बाद लड़की अपने पिता के घर वापस आकर नहीं रह सकती, भले ही ससुराल वाले उसका कितना ही उत्पीड़न करें, जिसके चलते अधिकांश महिलाएं बिना किसी से शिकायत के शांति से हिंसा सहती रहती हैं। वहीं कई महिलाएं, अपनी बेटियां ऐसी भी हैं जो अपने ही घर में हिंसा की शिकार हो जाती हैं। हमारे पितृसत्तात्मक समाज में घर की बेटियां व महिलाओं के सभी महत्वपूर्ण निर्णय घर के पुरुष मुखिया ही करते हैं, जिसके चलते कई बार वह अपने घर की लड़कियों को पढ़ाई के उचित अवसर नहीं देते हैं। अगर पढ़ा भी दिया तो नौकरी करने के लिए घर की चार दीवारी के बाहर नहीं जाने देते हैं। उन पर जबरन शादी का दबाव बनाते हैं, जो कि एक प्रकार की मानसिक हिंसा है। साथ ही अगर कोई लड़की अपना जीवन साथी स्वयं चुन ले तो उसके परिवार वाले अपनी झूठी शान के लिए बेटी की हत्या करने में भी नहीं कतराते। हैरान करने वाली बात यह है
इसमें से अधिकांश मामलों में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती और अपराधियों का मनोबल बढ़ता जाता है। अगर कुछ महिलाएं आवाज़ उठाती भी हैं तो कई बार पुलिस ऐसे मामलों को पंजीकृत करने में टाल मटोल करती है, क्योंकि पुलिस को भी लगता है कि पति द्वारा कभी गुस्से में पत्नी की पिटाई कर देना या पिता और भाई द्वारा घर की महिलाओं को नियंत्रित करना एक सामान्य सी बात है। इसलिए अब समय आ गया है कि महिलाएं अपनी आवाज़ बुलंद करें और कहें कि केवल एक थप्पड़ लेकिन नहीं मार सकता। बलात्कार के मामले में अगर देखें, बलात्कार समाज में होने वाला सबसे घिनौना अपराध है। ऐसे अपराधों में भी आमतौर पर अपरिचितों की बजाय परिचित भी शामिल रहते हैं। यह अपराध अचानक नहीं होता, बल्कि इससे पुरुषों द्वारा वैचारिक कर्म माना जाता है। अपराधी अधिकतर ऐसे संवेदनशील महिलाओं या बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं जो ना तो इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं और ना ही उनका सामना कर सकती हैं। कई बार एक समूह के पुरुष किसी दूसरी जाति के पुरुषों को नीचा दिखाने या अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उनके परिवार की महिलाओं को अपना शिकार बना लेते हैं, उनका बलात्कार करते हैं और परिवार के सदस्यों द्वारा इज्जत के डर से बलात्कार के अधिकांश मामले की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई जाती है। यौन उत्पीड़न, इसके अंतर्गत महिलाओं की आयु वर्ग या वेशभूषा पर ध्यान दिए बिना सड़कों पर, बसों एवं रेलगाड़ियों में सफर के दौरान या फिर कार्यस्थल पर उन पर मौखिक व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करना या जानबूझकर उनसे टकराना या अश्लील भाषा का प्रयोग करना आदि शामिल है। ये शायद ऐसे गिने चुने अपराध हैं जो दिन दहाड़े किए जाते हैं और ये ऐसे अपराध हैं जिन्हें पुलिस और आम जनता अनदेखा कर देती है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और एक आम रूप कि लड़के आखिर लड़के हैं यौन उत्पीड़न को निरपराध या छिछोरी गतिविधि बनाते हैं। लेकिन ऐसे विकृत सुख का आखिर अर्थ क्या है और महिलाओं पर इसका क्या असर है, इस पर कोई विचार नहीं करता। यौन उत्पीड़न की घटनाएं जिस परिस्थिति में घटित हैं वह शायद अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन महिलाओं पर इनका प्रभाव एक जैसा ही होता है। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाएं कामगार और मनुष्य के रूप में खुद को शंका की दृष्टि से देखना शुरू कर देती हैं और उनमें घोर निराशा आ जाती है, वह स्वयं को शक्तिहीन मानने लगती है। इसी कारण यौन उत्पीड़न को अक्सर मनोवैज्ञानिक बलात्कार भी कहा जाता है। भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित कुछ आंकड़े। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के 3.29 लाख मामले, साल 2016 में 3.38 लाख मामले, साल 2017 में 3.7 लाख मामले और साल 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज किए गए। वहीं साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 4,28,278 हो गया, जिनमें से अधिकतर यानी 31.8% पति या रिश्तेदार द्वारा की गई हिंसा के, 7.40% बलात्कार के, 17.66% अपहरण के, 20.8% महिलाओं को अपमानित करने के इरादे से की गई हिंसा के मामले शामिल हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रमुख कारण पितृसत्तात्मक मानसिकता, पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति एवं संसाधनों का असमान वितरण, लैंगिक जागरूकता का अभाव, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कम सशक्तिकरण, समाज द्वारा लैंगिक हिंसा को मौन सहमति, पुरुष और अत्यधिक निर्भरता के कारण महिलाओं का लैंगिक हिंसा के प्रति अधिक सुबेद्ध होना, कानूनों का कुशल कार्यान्वयन न होना, घरेलू हिंसा को स्वीकृति का हिंसा बना देना, लिंग भूमिकाओं में संबंधित रूढ़ियां, महिलाओं की भूमिका विवाह और मातृत्व तक सीमित कर देना। अक्सर ऐसी महिलाएं होती हैं हिंसा का शिकार। यदि हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सभी मामलों का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि सामान्यतः हिंसा की शिकार वे महिलाएं होती हैं जो असहाय और अवसादग्रस्त होती हैं, जिनकी आत्म छवि खराब होती है, जो आत्म अवमूल्यन से ग्रसित होती हैं, या वे जो अपराधकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा के कारण भावनात्मक रूप से निर्मल हो गई हैं, जो दबावपूर्ण पारिवारिक स्थितियों में रहती हैं, जिनमें सामाजिक परिपक्वता या सामाजिक अंतर्वैयक्तिक प्रवीणताओं की कमी है, जिसके कारण उन्हें व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनके पति या ससुराल वालों का व्यक्तित्व विकृत है और जिनके प्रति प्रायः शराब पीते हैं। हिंसा करने वाले कौन हैं? हिंसा करने वालों में प्रायः वे लोग शामिल होते हैं जो अवसादग्रस्त होते हैं, जिनमें हीन भावना होती है और जिनका आत्मसम्मान कम होता है,
जो मनोरोगी होते हैं, जिनके पास संसाधनों, प्रवीणताओं और प्रतिभाओं का अभाव होता है, जिनका व्यक्तित्व विकृत होता है, जिनकी प्रकृति में मालिकानापन होता, शक्तिपन और प्रबलता ही होती है, जो पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण शक्तियों का सामना करते हैं, जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए थे और जो मदिरापान करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण कानून भी बने हैं। आओ जान लेते हैं इनके बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार को अत्यंत जघन्य अपराध माना गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और 1986, आईपीसी की धारा 494 के तहत पति या पत्नी के जीवित होते हुए विवाह करना दंडनीय अपराध है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दूसरे विवाह को प्रतिबंधित किया गया है। घरेलू हिंसा के महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, महिला आरोपी की दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भ्रूण लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिए वर्क प्लेस बिल, पॉस एक्ट 2013, पॉक्सो अधिनियम। अपराधों को रोकने संबंधी चुनौतियां। तमाम कानूनों और तरीकों को अपनाने के बाद भी हम महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने में असफल हो रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि समस्याओं का समाधान करने से पहले हम उसमें आने वाली चुनौतियों को समझें। कैसे समझेंगे? न्यायालय में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों का लंबे समय तक लंबित पड़े रहना, ये नहीं होना चाहिए। सजा दिए जाने की दर में कमी होनी चाहिए। सजा दिए जाने की दर में कमी है। जांच करने वाले अधिकारियों का महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार न किया जाना, अर्थात महिलाओं को उत्पीड़ित नहीं बल्कि अपराधी की नज़र से देखना। सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में रोकथाम के स्थान पर सजा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के उपाय। निम्नलिखित तरीकों को अपनाकर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को मजबूत करने के साथ साथ उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। सरकार द्वारा सभी स्तरों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए। महिलाएं थाने की संख्या के साथ साथ महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या को बढ़ाया जाए और हेल्पलाइन नंबर, फॉरेंसिक लैब की स्थापना, सार्वजनिक परिवहन में सीसीटीवी और पैनिक बटन लगाने जैसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। समाज की महिलाओं मानसिकता में बदलाव लाने की ज़रूरत है। सभी महिलाओं को शिक्षित किए जाए जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और आत्मनिर्भर बन सके। तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि महिलाओं की मानवीय प्रतिष्ठा के वास्तविक सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़नी है, उसके लिए अभी मीलों का सफ़र तय करना है और हम इस सफ़र को तभी तय कर पाएंगे जब महिलाएं अपने साथ होने वाले अपराधों को सहना छोड़कर उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को सिर्फ सहना सिखाया जाता है, कहना नहीं सिखाया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि महिलाएं सबसे पहले अपनी आवाज़ खुद उठाएं, अपनी मशाल का दीपक खुद जलाएं तथा अपनी गरिमा के साथ कोई समझौता ना करें। इसी संदर्भ में महिला अधिकार कार्यकर्ता कमला भसीन का कहना है कि इरादे कर बुलंद, अब रहना शुरू करती तो अच्छा था, तो सहना छोड़कर कहना शुरू करती तो अच्छा था। सदा औरों को खुश रखना बहुत ही खूब है, लेकिन खुशी थोड़ी तो अपने को भी दे पाती तो अच्छा था। दुखों को मान कर किस्मत हार कर जीने से क्या होगा, तू आंसू पोंछ कर अब मुस्कुरा लेती तो अच्छा था। ए पीला रंग लब सूखे सदा चेहरे पे मायूसी, तू अपनी एक नई सूरत बना लेती तो अच्छा था। तेरी आंखों में आंसू हैं, तेरे सीने में शोले, तू इन शोलों में अपना गम जला लेती तो अच्छा था। है सैर पर बोझ जुल्मों का, तेरी आंखें सदा नीची, कभी तो आंखें उठा तेवर दिखा देती तो अच्छा था। तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना